So we have seen that is now अब इसी पे पढ़ो क्या कह रहा है द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। क्या आप पहले पेज की लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो? बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज, बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज, ठीक है दे दे बुक क्या चल जाए। बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन क्या है बताइए? इट इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए ये कॉपी हो जाता है। फिर इट इज, इसकी वजह से क्या होता है? नाउ आफ्टर दैट डीएनए कॉपिंग इज, बोथ कॉपीज आर आइडेंटिकल। बोथ कॉपीज कैसे होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। बोथ कॉपीज आर आइडेंटिकल। सर ये सिर्फ सेक्सुअल की बात हो रही है? किसी में भी, किसी में भी सर सेक्सुअल में कैसे रहेगा? बोल जो भी सेक्सुअल होगा उसमें रेप्लिकेशन तो है ही है, और फॉलोड बाय सेल डिवीजन हो सकता है। वन अगर फॉलो, आइडेंटिकल कहाँ है? बोथ आइडेंटिकल है। जैसे हमारी बॉडी में जितने सेल डिवाइड हो रहे हैं वो सब आइडेंटिकल है। नहीं, रिप्रोडक्शन में। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी बॉडी में जितने सेल, हम एक जाइगोट ही है लेकिन इतने बड़े मल्टी सेलुलर में सब आइडेंटिकल है। अगर हमने एक ब्लड का एक ड्रॉप गिरा दिया, अब इससे कह दूँ उससे साइंटिस्ट ये ब्लड का ड्रॉप गिरा है, जाके 10 जसवाल सा बना देना। जैसे गोट बनी थी ना एक शीप डॉली, ऐसे ही बनी थी। उसके बॉडी से एक ब्लड का ड्रॉप लिया, उससे 10 डॉली बने, क्योंकि उसमें वो जीन वही है। हर एक हमारी बॉडी के हर सेल में वही चीज़ है। एक बाल के उसमें भी, और एक बॉल गिरा जाए, कोई स्पिट कर जाए तो उसमें भी डीएनए मिल जाता है, पता चल जाता है चोर कौन है। कुछ भी मिल जाए दूसरे का तो फॉरेन मटेरियल से पता चल जाता है चोर कौन है, उसी से पकड़ा जाता है। तो आपके समझिए बहुत कॉपीज आइडेंटिकल है, लेकिन हमारे गोनाड्स में उसकी डबल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1 एंड सेल डिवीजन 2। वहाँ मियोसिस हो रही है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें वहाँ हैप्लॉइड चाहिए। हैप्लॉइड मिलकर तभी तो डाइप्लॉइड बनाएंगे जाइगोट। अब पूरी बॉडी में 16 सेल है, पूरी बॉडी में 2n वाले डाइप्लॉइडिक हैं। तो बेसिक इवेंट किसी भी चीज़ में तो सेल रेप्लिकेशन है ही है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन तो होना ही होना है, उसी के बाद फिर सेल डिवीजन होगा। अगर सेल डिवीजन 1 के बाद रुक गया तो समझो अमीबा है, यूनिसेलुलर है। और फिर आगे भी चलता रहा तो समझो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। आगे बात करें तो ये जो चीज़ है, इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। उसे क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस आल्सो, though the copies are identical but there are some variations introduced। रेप्लिकेशन वो होता है ना जब डीएनए जब दो भाग जब वो खुलता है और उससे 2 डीएनए बन जाए और 2 पूरे क्रिस्टल बन जाए, वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन भी कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आ जाएगा। तुम अपनी कॉपी का जीरोक्स कराने जाओगे, कहीं डॉट लग जाता है, पानी कहाँ से लग जाता है, लग जाता है कि नहीं? सो ड्यूरिंग डी, यहाँ साइड पे निशान भी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सम वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस। कहीं ना कहीं एक के साथ टी लगना और लाखों में पता चला एक के साथ सी लग गया, हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सम दो नेग्लिजिबल, इतने कम है कि उसे क्या कहा जा सकता है? नेग्लिजिबल। आप कहेंगे प्रूफ रीडिंग होती है, उसके पीछे प्रूफ रीडर चलता है, वो तो हटा देता है, तब भी गलती हो जाती है। लाखों में एक की गलती तो हो ही जाती। तो वो नेग्लिजिबल, सम वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस, या कुछ ठीक है। सो इसमें क्या होगा? सर पर अब ड्यूरिंग
In DNA replications, both the copies are not found exactly identical. जो दो कॉपी होंगी वो exactly identical नहीं होंगी, थोड़ा ना थोड़ा फर्क होगा. It leads variation. इससे क्या होगा? वेरिएशन. दोनों कॉपी में बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो तो क्या वेरिएशन होगा कि नहीं? बोथ कॉपीज आर, क्या लिखोगे? अभी बता रहा हूँ. बोथ कॉपीज आर not exactly identical. not exactly identical. So this leads to, इससे क्या होगा? क्या वेरिएशन आ जाएगा? अच्छा, वेरिएशन से क्या फायदा है बताइए? इट लीड्स टू वेरिएशन. नाउ वेरिएशन से कुछ फायदे भी हैं. नाउ प्रोजीनी या जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, क्या वो मदर सेल की तरह होंगी कि नहीं? डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड are now not exactly like mother cells, क्योंकि अब तो उनमें ए की जगह सी आ गया है के साथ. गड़बड़ी हो गई कि नहीं जीन में? उसका म्यूटेशन करके कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई. are not exactly like, इनकी तरह नहीं होंगी, मदर सेल की तरह नहीं होंगी. अब जरा देखो, इन दिस वे कोई एक बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया में भी 10 तरीके की बैक्टीरिया पाए जाएंगे. जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो अब ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा. ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्रोमाटिन का थ्रेड है वो सब ऐसे उलझा हुआ रखा. तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, एक ही क्रोमोसोम, सॉरी एक ही क्या है इसके अंदर? क्रोमोसोम सिंगल है, लेकिन इसका रेप्लिकेशन हो गया. तो बैक्टीरिया एक तरीके का नहीं होता है, उनमें भी वेरिएशन होता गया. तो पता चला कि आना बीना एक बैक्टीरिया का नाम है तो किसी दूसरे का कुछ और है. साइनो बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल, तरह तरह के बैक्टीरिया हो गए. क्यों हुए बताओ? क्योंकि उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. When single parent is needed for reproduction, then such kind of production is called asexual reproduction. The reproduction which does not involves the germ cell or gamete is called asexual reproduction. जो सोमा सेल से हो जाए वो asexual. जिसमें मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, बोलो उसमें जर्म सेल की जरूरत पड़ी? क्या उसमें स्पर्म, एग और पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ी? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हैप्लॉइड सेल की जरूरत ही न पड़े उसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. की बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक मदर सेल दो डॉटर सेल में टूटती है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में भी कहीं न कहीं वो जो दो सिस्टर कॉपीज बन रही हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएंगे. एंड इट लीड्स टू वेरिएशन. इन दिस वे वेरिएशंस आर फाउंड विद इन द स्पीसीज, भले ही वो एसेक्सुअली क्यों ना कर रहे हैं. इन दिस वे क्या होगा बताओ? Variations are found within the species. In this way, variations are accumulated. Accumulated मतलब डिफर करता है. धीरे धीरे जो उसके जीन में आ गया है वो फिर अगले को भी देगा. हाँ. अब अच्छा वो क्योंकि वो तो चीज देगा दूसरे को. जीन में चीज तो जीन में जाएगी, लेकिन उसमें फिर से कुछ और ऐड हो जाएंगे. तो वो चीज एक्यूमुलेट होकर के धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा. नहीं मतलब जैसे एक वो था सेल था, वो डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर वो दो सेल अलग अलग डिवाइड हुए तो उनमें मतलब वेरिएशन कैसे आएगा? वो वेरिएशन तो तब आएगा ना जब कोई दूसरा आएगा सामने. तो नहीं, दूसरा नहीं आता है, उन्हीं में. दूसरा कोई मान लो जैसे ये सेल है और सेल में ये डीएनए है और गलती से इसमें यहाँ ए था और यहाँ टी था, तो इसके साथ तो ए टी जुड़ा लेकिन इसके साथ गलती से सी जुड़ गया. तो सर सी तो फिट ही नहीं होगा इसमें. ना फिट हो, लेकिन इसने अपना काम कर दिया, वो कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देगा. अब उसका भाग्य है इंडिविजुअल का, वो उस हैबिटेट में सर्वाइव कर जाए तो कर जाए,
हमारा जितना पर आपने सुबह वाली सुनो, क्लास हमारा जितना जेनेटिक मटेरियल है उसमें से 0.02% ही हमें फीचर देता है और 99.8% बेकार है। जितना जेनेटिक मटेरियल है ना हमारे में, वो कितना परसेंट हमारे जीन को डिसाइड करता है, यानी 0.02 पार्ट, और 99.8 पार्ट कैसा है, इट इज वेस्ट, वो कुछ नहीं करता। पर सुबह आपने बताया था कि ये गलती होती नहीं है, क्योंकि अगर होती ये गलती- नहीं है, लेकिन अगर ये मैंने गलती बताया था, होती- पहले सही सिखाया, पहले चीज सही सिखाई जाती है, फिर एक्सेप्शन बताए जाते हैं। तो सुहेल ने आपको बताया था ये गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ में भी हो गई, मान लो लाखों में एक में हो गया, अच्छा वैसा। हाँ सब में नहीं होता है, बट लेकिन कई किसी में हो भी सकता है ना, ये गलती हो भी सकती है। क्योंकि आपने हाँ। सुबह बताया था ना कि अगर ये गलती हो जाती है तो हैंडीकैप। तो वही चीज अब इसमें ए सी लग गया, तो ये एग्जैक्टली अलाइक नहीं है। अगर इसका भाग्य होगा तो ये उस हैबिटेट पे सरवाइव कर जाएगा, अगर ये सरवाइव कर गया तो फिर अभी आगे आने वाली जनरेशन को भी वो वही चीज ही देगा जो इसके जीन में परिवर्तन आ गया। तो जो अब इसके उधर वो लिए- गलती नहीं होगी, हैं? उधर वो गलती नहीं होगी। उधर आगे अब उसे कुछ करना नहीं है। अब ये जब आगे टूटेगा तो एक तरफ ये ए दे देगा और एक तरफ सी दे देगा, तो जिधर ए देगा फिर इसमें टी लग जाएगा, लेकिन एक एसी तो आगे बढ़ गया। एसी क्यों बढ़ेगा, सी में जी क्यों नहीं लग जाएगा? हाँ तो जी बढ़ेगा तो वो और वेरिएशन देगा। हाँ जो जी हमें- लग गया तो अब तो वो आगे वाली जनरेशन तो सही हो जाएगी ना। सही देने से नहीं मतलब, क्योंकि इस लड़ी में जो माला का ऑर्डर है, जैसे जो एक ऑर्डर है ना जो उसका टेम्पलेट, तो आप कहते हैं कि डीएनए का टेम्पलेट बताओ, तो ए जी जी सी ए टी जी, ये जो जब हम लिखते हैं तो इससे पता चलता है डीएनए किस तरीके का है, तो प्रोटीन कैसा बनेगा। फिर इसका टेम्पलेट तो हम क्रिएट ही कर सकते हैं। जैसे ए के साथ क्या लगता है बताओ, टी 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 सी सी जी टी ए सी, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्री एक हमें चाहिए इस टाइम, बाकी दूसरा तो हम बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी में जरा सा भी म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा बताओ, आगे की जनरेशन में वो वेरिएशन चला जाएगा, अगर वो इफ इट मैनेज टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट, जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं या जहाँ उसका पेरेंटल जनरेशन, जहाँ बैक्टीरिया रह रहा है, उस होस्टाइल एटमॉस्फेयर को रह सकेगा नया वाला, तो क्या वो इट विल कैरी फॉरवर्ड इट्स न्यू कोड टू अदर फोर्थ कमिंग जनरेशन, तो दे देगा, वो भी देता है। तो इस तरह से वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गया, मान लीजिए आपके में ह्यूमन में वेरिएशन है, हमारे यहाँ 50 डिग्री पे भी साइबेरिया में लोग रहते हैं, हाँ और साथ में कुछ ऐसी जनरेशन भी हैं जो अफ्रीका में 60 डिग्री पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, पहाड़ों में खो बना के रह रहे छोटे छोटे लोग हैं। तो अब हमारे यहाँ अगर सडनली क्लाइमेटिक चेंज आता है, तो क्या ये जो वेरिएशन ह्यूमन में आया है ये फ्रूटफुल है, इज इट एडवांटेजेस और नॉट? क्लाइमेट में चेंज आ गया, क्लाइमेट का टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ के अचानक 50 डिग्री हो गया, तो इज इट फ्रूटफुल और नॉट? सो व्हाई इट इज फ्रूटफुल, क्यों ये बता रही है कैटरीना कि फ्रूटफुल है? नहीं सर, भाई नहीं। इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, सर है किस लिए है? सर, क्योंकि वो उसके जो पेरेंट सेल्स है वो भी तो उधर ही रह रहे हैं, हम्म? जो पेरेंट वो है वो भी तो उधर ही रह रहे हैं। सर वो एवोल्यूशन पे हेल्प करेंगे, वो लो ये वेरिएशन बता रही। कह रही है कि 50 में अगर हो जाएगा तो साइबेरिया वाले सब मर जाएंगे, कहेंगे हम तो -50 पे रहने वाले हैं, 50 है कौन रहे, पूरी अर्थ का टेम्परेचर 50 हो गया। लेकिन वो जो लोग अफ्रीका के खो में रह रहे हैं वो बच जाएंगे, तो क्या ह्यूमन स्पीसीज को वो बचा ले जाएंगे? मतलब समझ नहीं आ रहा। यानी आप समझो 70% जनरेशन मर गई, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यूरोप के सब मर गए, अरे हम तो ठंडी में रहने वाले, हम नहीं रहेंगे 50 में, साइबेरिया वाले सब मर गए। लेकिन जो अफ्रीका में रह रहे हैं वो सारे खो में लोग रहने वाले, वो लोग बचा लेते हैं, क्योंकि वो तो 60 पे रहते हैं, तो सर्वाइव कर जाएंगे। इधर के भी बच जाएंगे। इस तरीके से ह्यूमन जनरेशन कंप्लीटली तो एक्सटिंक्ट नहीं होगी ना। हमारा हाल जेलीफिश की तरह तो नहीं होगा ना कि 2 डिग्री टेम्परेचर बदला नहीं कि टन्स ऑफ जेलीफिश समुद्र के किनारे आ गए, मर जाती सारी, क्योंकि उनमें वेरिएशन का स्पेक्ट्रम नहीं है। अगर होता वेरिएशन का स्पेक्ट्रम तो 10-5 मरती, बाकी तो बच जाती। तो वेरिएशन होना अच्छा है, किसके लिए बताओ? वेरिएशन होना अच्छा है स्पीसीज के लिए। यही बैक्टीरिया +90 डिग्री पे भी चलता है, तो यही बैक्टीरिया -120 डिग्री पे भी चलता है। कितना होस्टाइल,
टेम्परेचर पे सर्वाइव परसेंट कहते हैं। बैक्टीरिया को मान लीजिए दूध का बैक्टीरिया ना, कहते हैं 70 से ऊपर करोगे तब उसका पास्चुराइजेशन होगा, हाँ, बोलेंगे पास्चर्ड मिल्क। क्यों? क्योंकि 70 में मरता है वो। तो इस तरीके से वो उनमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब वो उनके सर्वाइवल के लिए एडवांटेजियस है। हम सब में भी वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट द इफ इट इज लेसर इन सम स्पीसीज देन इट इज द ड्रॉबैक। उसके एक्सटिंक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल चेंज आ जाएगा तो वो मारी जाएगी। जो एक पर्टिकुलर, बोलो बात समझ में आई? एक और अभी एक स्पीशीज अभी अब देख लो, वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं? क्यों ये आनंदिता बोल रही है कि नहीं है? देखो दोनों ने आंसर दिए, सही आंसर। मतलब इन्होंने क्या सोच के बोला? इन्होंने बोला कि वेरिएशन आ जाए। अब क्या भरोसा, हमारे माँ बाप तो पिछले डीएनए के स्पेक्ट्रम में जी आए हैं और हमने ए की जगह सी आगे, पता चला इस सी की वजह से ही हम मर गए, लूले लंगड़े हो गए, है ना? इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है भाई। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे माता पिता जीते आए हैं, हम भगवान से कहेंगे वही इंस्ट्रूमेंट हमको भी दे देना, हम भी जी लेंगे, क्योंकि वो प्रूफ रीडर है, वो बिल्कुल सर्टिफाइड है कि उसमें हम जी लेंगे। लेकिन अगर जरा सा ए के साथ सी आ गया तो म्यूटेशन हो गया, अपभ्रंशता हो गई, तो आपके अब जीने का भरोसा नहीं रहा कि आप जी भी पाओगे या नहीं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? सो वेरी अब लूला लगा यानी वो, अगर आपका कुछ भी हो तो वो प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यही डीएनए का कोड तो प्रोटीन बनाने के काम में आता है। तो प्रोटीन गलत बन जाएंगे तो आपके कुछ पार्ट्स बॉडी के काम नहीं करेंगे, अदरवाइज वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो उस हैबिटेट के लिए चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? सो अब आपकी बुक का पहला क्वेश्चन बन रहा है, वेरिएशंस आर नॉट सूटेड बाय इंडिविजुअल बट इट इज हेल्पफुल फॉर, किसके लिए? जरा इसका आंसर स्पीशीज। हम लोग लिख लें। Now, चलिए पहला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसकी हेडिंग जो थी ना, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वो मैंने कवर कर दिया, देख लो अगली हेडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन अभी अभी बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जय आप क्या बोलते हैं, वेरिएशंस होते रहने चाहिए कि नहीं होते रहने चाहिए? बोलो। नहीं सर। अगर फिर इवॉल्व नहीं होगा, फिर चीजें बैक्टीरिया ही बन के रह जाएंगी। वेरिएशंस होंगे तो उसमें इवॉल्व होंगे, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बनेंगे और कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी। और अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो उससे चीज़ों पे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर सेलुलर सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, समझ आ गए कि नहीं? तो ये सारे सिस्टम्स और पूरा ऑर्गेनिज्म हायर लेवल तक है। तो वी आर वेल डिफाइंड, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं, वी आर मोर एफिशिएंट देन एनी लोअर क्रिएचर, कर सकते हैं कि नहीं? वी आर सुपीरियर ड्यू टू मोर एंड मोर वेरिएशंस, वी आर सुपीरियर। इवन इतना ही नहीं, हमारे अंदर सुपीरियरिटी की तो ये हद है कि आप देख लीजिए कि जो अनुष्का है, कौन थे वो, जो संगीत वादक जयशंकर प्रसाद की बेटी अनुष्का, उसने जाके अफ्रीका के नीग्रो से शादी की। किसने शादी की? सिर्फ वेरिएशन के लिए। उसने कहा मुझे एक ऐसा कंट्रास्टिंग वेरिएशन चाहिए। नीना गुप्ता जाकर विवियन रिचर्ड से शादी करती। क्यों? इसलिए कि कंट्रास्टिंग फीचर होंगे। अब एक ही कुनबे में शादी करते रहो तो एक ही कुनबे के लोग तो सब एक ही जैसे हैं? नहीं, सुनिए जरा भाई, मान लीजिए जीन का स्पेक्ट्रम है, क्या तो कि हमारे यहाँ चाचा की बुआ की लड़की से शादी हो गई, उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि कभी ना कभी वो एक रहे होंगे। तो अब इनमें क्या होगा कि जो नया बच्चा पैदा होगा वो भी उन्हीं के तरीके होगा। लेकिन अब ये जैसे अनुष्का की और जैसे शादी होती किसी से तो उनके सब बच्चे नोबेल प्राइज पा रहे हैं। 3 जनरेशन आगे निकल गए। नीना गुप्ता, विवियन रिचर्ड्स के लड़के सब आउटस्टैंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंट्रास्टिंग ये जो स्पेक्ट्रम है, जीन है, उनमें डोमिनेंट फीचर उस बच्चे में आए। नया मौका नहीं मिला। बोलो जो इंटर रेशियल मैरिज है और तो उन सब में क्या होता है कि नए नए फीचर आएंगे। तो और मुस्लिमों
एक ही परिवार में भाई बहनों में शादी हो रही, कहीं कोई कुछ बन ही नहीं पा रहा, खच्चर घोड़ा चढ़ा। क्यों कंडेम किया जाता है कि ऐसे भाई बहनों में, चचेरे भाई बहनों में शादी ना, क्योंकि उससे वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होंगे और स्पीसीज आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो वेरिएशन के लिए, टू प्रमोट वेरिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन एक्यूमुलेट हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व हो सकें, उनके लिए क्या चीज़ मैरिज, कैसी मैरिज की जाती है? इंटर कास्ट मैरिज, इंटररेशनल मैरिज, तो उनके बच्चे सक्सेसफुल, वो 3 जनरेशन आगे की सोचते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमारा प्रश्न क्या बनता है कि पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? इसे लिखो। ओके, now the first importance is that replication का इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है? That the characteristic of parents are transferred to offspring, transferred या transmitted to offspring, ये उनमें चले जाते हैं offspring। तो ये जरूरी है, क्यों? Now offspring in same habitat can survive well। जहाँ माता पिता हैं वो अपने बच्चे को दूर थोड़ी ना भेज देंगे कि हम तालाब में रहने, तुम तालाब के बाहर रहो। मेढक भेज देगा क्या अपने बच्चे को? तो वो जहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे को वही ट्रांसमिट होगा, तो वही रह लेगा। तो क्या कहोगे? सो ये पहली बात हो गई कि ऑफस्प्रिंग आल्सो गेट्स द सेम हैबिटेट विद सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल। वही चीज़ है कि नहीं? सेम। तो ये चीज़ अच्छा है कि पेरेंट्स से कहा, ये अंडरस्टूडेंट लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते, इससे उसी हैबिटेट में रहेगा। तो बात सही है कि नहीं? जरूरी थोड़ा है सर। क्या सर जैसे अभी समझो इधर बच्चा हुआ और फिर वो कहीं और किसी और ऐसी जगह पे चला गया जहाँ का टेम्परेचर अगर माँ बाप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं तो वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा, उसके पास वही इंस्ट्रूमेंट है। माँ बाप कर लेते हैं तो कर लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अगर वैसा इंस्ट्रूमेंट मिला है तो माँ बाप के करने की संभावना होगी तो वो भी करेगा, उसे वही इंस्ट्रूमेंट मिला है। नहीं, जरूरी तो ना है कि मतलब माँ बाप, क्योंकि वो इंसान कर सकते हैं उस जगह पे, तो ये इंसान पाएगा अगर उसमें डिफरेंट होगा, अगर वही मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है डीएनए कॉपिंग का क्या पर्पज है? डीएनए कॉपिंग का मतलब है कि हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बच्चे को दे सकें। अमीबा क्या चाहता है? अमीबा क्या पैरामीशियम बनाना चाहेगा कि अमीबा बनाना? पैरामीशियम तो नहीं बनाना चाहेगा ना, अपनी स्पीसीज सब कोई बनाना चाहते हैं, उसकी केयर करते हैं। इंसान भी इंसान बनाएगा। तो हम ये कह रहे हैं, आप क्वेश्चन तो पढ़ो कि डीएनए स्प्लिट के क्या पर्पज है, डीएनए रेप्लिकेशन का क्या यूज है कि एक कॉपी आने वाली जनरेशन को दे दी जाए। इतना यूज है कि नहीं? ट्रांसमिट द कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। बोलो बात सही है? दूसरी चीज क्या? नाउ ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी चीज क्या कही जा रही है? डीएनए रेप्लिकेशन slight variations are introduced. Slight variations are introduced. जरूरी नहीं है कि मैं सेक्सुअल या एसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी रिप्रोडक्शन में होगा ही। उधर दिखा दिया है ना। अभी तक तो दोनों का वो चल रहा है ना, सेम चल रहा है, इसे मतलब इंट्रोड्यूस्ड है ना। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट को आप समझो। नहीं, अभी तक जो चल रहा है वो तो सेम ही चल रहा है ना, सेक्सुअल भी वही होता है, ये सेक्सुअल। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन स्लाइड वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस होते हैं, दिखा है ना आपको। तो उससे क्या होगा? स्लाइड नाउ वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस, ये तो क्या होगा? स्लाइड वेरिएशंस हो जाता है। सो दिस लीड्स टू स्लाइड वेरिएशंस ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। This
लीड्स, इससे क्या होगा? स्लाइट वेरिएशंस इन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, उससे ऑफ स्प्रिंग में स्लाइट वेरिएशन होगा। इसमें वेरिएशन हो गया तो उसी से प्रोटीन और सब बनते हैं। और इस चीज से क्या होगा? वेरिएशन विद इन द स्पीसीज इंक्रीजेस देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड आल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन एंड स्पीसीएशन। देखो कितनी बड़ी बात है, सब चीज लिखे फिर समझे। क्या लिखा है? वेरिएशन, ठीक है, accumulated within the species, क्योंकि उसे तो within the species तो एक इनहेरिटेड ट्रेड होते हैं ना, जो वेरिएशंस है अपने माँ बाप से पाते हैं, जैसा वेरिएशंस है। सो विद इन द स्पीसीज क्या करेंगे बताइए? इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। किसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल? बिल्कुल सही कह रही हैं, ऑफ स्पीसीज। आल्सो दिस, आगे का सेंटेंस बताओ। Also this leads to evolution, इसी की वजह से क्या हुआ? इवोल्यूशन आया एंड स्पीसीएशन, ये सब चीजें देखो बातें। जैसे मान लीजिए ये पानी है और ये जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पर मछली है, तो अब यहाँ पर मछलियाँ बहुत बढ़ गई, फिशेस। कौन थी बताइए? सबसे पहले फिशेस, फिशेस का मतलब फिश, मछलियाँ थी। अब इनमें कंपटीशन होने लगा। फिशेस लिखा है, फिशेस। अब देखो जब मछलियों में कंपटीशन बढ़ गया तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ अंडा देने के लिए रहते थे, और फिर उन्होंने कहा कि मछलियाँ अंडा जैसे एम्फीबियंस, मेंढक, एम्फीबियंस, तो वहाँ एम्फीबियंस भी कहीं रखा होगा, और फिर अंडा देके यहाँ पर क्रॉपिंग करके उछल उछल के आ जाते थे। तो अब ये जो फिशेस थे इनसे क्या बने? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब है, एम्फी का मतलब बोथ, और बियंस का मतलब रहने वाले, पानी में भी रहते थे और जमीन पे। तो फ्रॉग हुआ। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि वहाँ खाने पीने की दिक्कत हो गई और वो कंजेस्टेड हो गया था, सी रहने लायक नहीं रह गया था। तो उन्होंने कहा हम अंडे देने जाएंगे, अपना लार्वा दे देंगे, वहाँ पर हमारे बच्चे जो है लार्वा बनेंगे, ठीक है, जाइगोट बनेंगे, मेढक बन के आ जाएंगे, बाहर खाएंगे पिएंगे। वही इनमें कंपटीशन होने लगा। तो कुछ लोग बोले हम कभी पानी में जाएंगे ही नहीं, पानी में जाने का मतलब है बहुत चिकचिक है, हम दूर ही रहेंगे। फिर वो रेंगते रेंगते दूर आ गए, उनको रेप्टाइल खा गया। बोले हम तो अब अंडा ही देंगे, हमारे बच्चे अंडे में पैदा होंगे, हम पानी में जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर कौन बन गए? रेप्टाइल। पहले ये नदी के आसपास रहते थे, सी के आसपास, मेंढक हुआ, ये सब वाटर बॉडी, तो लेकिन बाद में रहना छोड़ दिया। बोले दूर चले जाएंगे तो रेगिस्तान आ जाएंगे, राजस्थान में नहीं जाएंगे। रेप्टाइल सरीसृप, सरकने वाले, क्रीपर्स जैसे स्नेक, लिजर्ड है ना, लिजर्ड, तो ये लोग एग देने लगे। इनमें भी बड़ा झगड़ा हुआ, रेप्टाइल्स में भी झगड़ा हुआ। क्योंकि झगड़ा इस तरीके से हुआ कि एक जो दूसरे के अंडे खा जाता था, दूसरा तीसरे के अंडे खा जाता था, कुछ ना मिले तो सांप अपने ही अंडे खा जाता है, अपने अंडे हाँ खा जाता। अब यहाँ दिक्कत आने लगी, तो इन्होंने कहा कि हम कैसे करें। इन्होंने कहा जमीन में रहना खोटी है, हम लोग उड़ने लगे। क्या करने लगे? तो ये एविस बन गए। एविस का मतलब क्या? बर्ड्स। तो हवा में रहने लगे, पेड़ों पे अपने अंडे देने लगे कि भाई अब कुछ नहीं होगा, सेफ तो रहेगा, आ जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन उनके बच्चे उड़ने लगे, किसी तरीके से अपने को सर्वाइव करने, उनको नया बायोस्फीयर मिल गया रहने के लिए, वहाँ पर भी रहने लगे, स्पेस मिल गया।
और फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे हो गए, बोले कि ये बार बार अंडे की सुरक्षा क्या करना, हम बच्चे ही पैदा करेंगे, हमारे पेट ही में बच्चा बढ़ेगा। अपने साथ हाँ, इन्हें दूसरा खा जाएगा, 9 महीने में पता चले कितने लोग खाने आ गए, हमारा तो बच्चा ही बेकार जाएगा। तो उन्होंने फिर मैमल्स बने। तो मैमल्स सर सबका सेम थोड़ा रहता, सबका 9 महीने का ही रहता है। 9 महीने का नहीं, सबका अपना अपना जेस्टेशन पीरियड रहता है। सो अवर इज दैट 9 months 2 days, बट लेकिन सबका अलग अलग जेस्टेशन पीरियड 9 months 2 days। हाँ, लेकिन सबका अलग अलग रहता है। अब ये पांचों कौन है जिनके पीछे कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये किस में आते हैं सारे के सारे, कॉर्ड आता। और इसके पहले ये जितने दिख रहे हैं प्लेटियल, मेंथिस, आर्थ्रोपोडा, ऐसे 10 हैं, और 10 में कॉर्डाटा भी है और एक प्रोटोकॉर्डाटा, यानी एनिमल के अंदर 10 अलग अलग डिविजन्स हैं। एनिमल के अंदर क्या क्या है बोलो, 10 डिवीजन है। सो उन सब में कॉर्डाटा भी है। लेकिन आप समझ गए कि अगर वेरिएशन ना होता तो क्या ये इवोल्यूशन होता? क्या ये पिसेस से मैमल बन पाते? नहीं बन, वही तो ना वो बन गए, वही तो बने। और तो कौन फिर थे? जो fish है वो? इसीलिए तो बने हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि वेरिएशन से इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती गई। और अगर आप किसी भी पार्ट्स को ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, तो ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, फिर वो इवॉल्व हो जाता है। हमने जब कपड़े पहनने शुरू किए, हमारी स्किन में बाल ही खत्म हो गए, हम इवॉल्व हो गए। अब अगर हम कपड़े न पहनते तो बंदर की तरह हमारे भी बाल हो गए। हमने 2 पैरों से चलना शुरू किया, चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, तो पकड़ना शुरू करने की वजह से हमारा थंब क्रॉस में आ गया, और नहीं तो बाकी सबके जानवरों को ऐसे ऐसे कुछ पकड़ ही नहीं पाते। तो इसके आने से हम बहुत आगे बढ़ गए। थंब क्रॉस किसी के लिए लकीरली हम पे है, थोड़ा बहुत चिंपांजी के लिए, तो इसकी वजह से। और जिसने टेट्रापोडल रहा उसका दिमाग पैरेलल है बॉडी के, उसमें ब्लड ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। जो 2 पैर पे चलने लगा, दिमाग ऊपर होता गया, ब्रेन बढ़ी, लेस ब्रेन ब्लड गया, और जो सीधा खड़ा हो गया उसकी ब्रेन अच्छी हो गई। तो हम हुए बंदर हुए, इनकी ज़्यादा इवॉल्व हो गए। तोते में रटने और बोलने की भाषा ही वो होती है, ये बोल भी नहीं पाते। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बाइपोडल हो गए टेट्रापोडल से, चतुष्पदीय से द्विपदीय हो गए, क्या वे इवॉल्व नहीं हो गए? इट इज एवोल्यूशन ट्री। अभी एवोल्यूशन ट्री आपको दे देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज द सिंगल, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये देखो, ये देखिए, सो इसमें सेल खत्म हो गया, चल कोई बात नहीं, एक ही है। जैसे हम कहें कि बस हमारे 4 फादर्स कौन है, तो भाई इन्हीं से हम बने प्रोकैरियोट्स। क्योंकि ये जब इवॉल्व हुए तो इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हुआ, प्रोकैरियोटिक से बने यूकैरियोटिक। सबसे पहले अमीनो एसिड्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तैरा करते थे, लेकिन वो असेंबल हुए तो पहला ये बना, ये, और इनका न्यूक्लियस और इवॉल्व हुआ तो क्या यूकैरियोटिक बने? सर इसी का थोड़ा होगा, इसी का मतलब हम मिलियंस ऑफ प्रोकैरियोट्स थे। नहीं, इसमें जो अभी तो अभी आप यानी सबसे पहले नेचर में ये नहीं है जो आप कह रही हैं कि कुरान टाइप अल्लाह ने 2 आदमी, एक आदमी, एक औरत, एक घोड़ा, एक घोड़ी, एक बंदर, एक बंदरी बनाई, ऐसा नहीं है। इट इज फ्रॉम सिंगल स्पीसीज, वॉट एवर इज इवॉल्व फर्स्ट। अल्टीमेटली द कॉम्प्लेक्सिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसी में धीरे धीरे क्या हुआ कि, फिर से समझो, फिर धीरे धीरे जो इसका न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होने लगा। कुछ आगे इनमें ऐसे वेरिएशंस हुए जिनमें क्या हुआ बताओ, इनका न्यूक्लियस था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, क्या आ गई, तो वो यूकैरियोटिक बन गया। जैसे ये सब सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, ये सब हैं, उनमें क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और साथ में इसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। और फिर देखा, अरे इसमें तो सेल ऑर्गेनल आ गया, वेल डिफाइंड हो गया, वही सेम वो ये बन गया। हाँ, उसी में से कुछ ये बन गए। तो ये कैसे तो बचे? अब ये जो चीज हुई, जो बच्चे कुछ है वो कैसे बने? बच्चे कुछ नहीं, कुछ में परिवर्तन होता है। एक एटी बना, एक ऐसी बना। अच्छा, तो एक एटी है वो अपना सरवाइव करता रहा, एक के साथ टी लगना चाहिए था, लेकिन एक में सही लगा, एक में गलत लगा, वो ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ में जिसमें म्यूटेशन हुआ, बदलाव हुआ, वो दूसरे बन गए। तो उसकी वजह से अब स्पीसीएशन हो गया, ये अलग स्पीसीज हो गई और ये अलग स्पीसीज। इवोल्यूशन भी चलता रहा,
ये जरा देखो कि हाँ, मान लीजिए शेर थे, 2 शेर थे, पहाड़ में क्रैक आया, बीच में नदी बह गई, ठीक है। अब देखो कि पहाड़ में क्या आया बताओ, क्रैक आ गया, अब बीच में क्या बह गई, नदी। अच्छा, एक तरफ की कंडीशन ऐसी थी, जंगल ही जंगल थे, और एक तरफ बर्फ पड़ने लगी, तो वहां पर वो जो बर्फ पड़ने लगी, व्हाइट लाइन्स हो गए। कैसे लाइन्स हो गए, व्हाइट लाइन, और एक तरफ की ब्राउन लाइन थे सारे। समझ में आई बात की नहीं, जैसे होते हैं। अब जब ये व्हाइट लाइन कभी फिर नदी में कुछ ऐसा हुआ कि सूख गई, तो ये व्हाइट लाइन उधर गया, तो वहां की जो शेरनी थी, ब्राउन लाइनस, उसने अपने हाव भाव से ऐसा इंश्योर कर दिया कि वो व्हाइट वाले से अब मेटिंग नहीं करेगी, क्योंकि तुम कौन हो, तुम्हारा अजीब देखने चलने फिरने का स्टाइल अलग है। जब उसने मेटिंग करने से इनकार कर दिया, तो वहां घोषणा हो गई, अब ये लायन है और ये टाइगर है। बोले अब ये 2 स्पीसीज हो गए। क्यों? क्योंकि इससे मेटिंग करेगा नहीं, वो अपने रास्ते ही अपने रास्ते। लायन और टाइगर का भी तो नहीं, मेट करा के लाइगर वो अलग बात है, वरना नेचुरली नहीं हो सकता है। समझ में आए बात की नहीं। लायन की स्पीसीज अलग है और इनकी अलग स्पीसीज है, लेकिन अगर लायन में भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से कुछ फिनोटाइपिक परिवर्तन होते हैं, बाहरी परिवर्तन, तो अब वो एक दूसरे से मेटिंग नहीं करेंगे, तो फिर स्पीसीएशन हो जाए। अच्छा, अभी ह्यूमन में सौभाग्य से हम अमेरिकन से भी शादी करते हैं और नीग्रो से भी शादी करते हैं, अफ्रीकन से, तो अभी हमारी पूरी ह्यूमन स्पीसीज एक है। तो ह्यूमन तो एक ही रहेंगे ना, ह्यूमन अगर जिस दिन हम इनकार कर देंगे नीग्रो इससे क्यों शादी करें, तब फिर 2 स्पीसीज हो जाएंगे। एक को होमोसेपियन अभी हम कह रहे हैं, दूसरे को होमोडेपियन कहेंगे। बात समझ में? कुछ नाम दे देंगे। मान लो जब हमारे हाव भाव से हम इनकार कर दें, नहीं नहीं इनके साथ तो रहना नहीं है, कौन लोग हैं? मान लो हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी करते हैं ना, तो स्वाभाविक, इसीलिए हम सब ह्यूमन एक हैं, अभी एक स्पीसीज है। इसी तरीके से एक बड़ा मेहमत कुत्ता लेब्राडोर एक छोटी सी पग कुतिया के पीछे पूंछ हिलाता फिरेगा, तो जब तक वो पूंछ हिला रहा है तब तक सारे कुत्ते एक ही स्पीसीज में, और जिस दिन वो पूंछ हिलाना बंद कर दे, चाहे वो मरियली क्यों ना हो, जब भी पूंछ हिलाएगा। बात समझ में आनी कि नहीं? तो स्पेसिएशन कब होगा? इफ फ्रॉम आवर एक्टिविटीज हम ये इंश्योर करें, नहीं नहीं हमें ये कैसा है, हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें ब्रिटिशर्स के तरीके से, हम हायर कास्ट, तब फिर ऐसा हो। लेकिन ऐसा जब डॉग में नहीं है, सभी स्पीसीज में नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो स्पेसिएशन होगा। अब हम आपकी बात समझ में आ गई कि डीएनए रेप्लिकेशन से क्या फायदे हैं। एक तो पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों को मिलता है, और दूसरा इट लीड्स टू वेरिएशन। वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वेरिएशन विद इन स्पीसीज प्रमोट्स सर्वाइवल एंड इट प्रमोट्स फर्दर इवोल्यूशन। ये विकासवाद की अवधारणा को और प्रकटीकृत करता है, और साथ ही साथ ये जातियों के निर्माण में भी सहयोग देता है। इसी से तो स्पेसिएशन, सब कुछ यही है हमारे। अब बोलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है उन्हें कॉर्ड डाटा है। सर वर्टिब्रे भी तो बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी होती है ना ना ना, हाँ। वर्टिब्रे भी बोलते हैं, वर्टिब्रे 7th में नहीं पढ़ा था, वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, तो एक होते हैं इनवर्टिब्रेट। ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे बाकी सब जो 9 है वो इनवर्टिब्रेट है। सर कॉर्डाटा में भी इन्वर्टिब्रेट आ रही है। अब कॉर्डाटा में भी अगर कुछ है इनवर्टिब्रेट, यानी स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी जैसी है, हम लोगों ने वीडियो देखा था, यानी इससे निकलने वाली सारी नर्व्स का जो गुच्छा है, जो हिलता डुलता मोटा सा गुच्छा है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। अगर वो वर्टिब्रल कॉलम से घिरा हुआ है, वो है वर्टिब्रल कॉलम, उससे घिरा हुआ है तो उसे वर्टिब्रे को बोल दो, और अगर मान लो नहीं घिरा हुआ है तो इनवर्टिब्रेट। इन जनरली आप बहुत मोटा मोटी देखो तो बाकी 9 इनवर्टिब्रेटा है और ये वर्टिब्रेटा।
के साइंटिफिक। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल? Variation is beneficial for species as it increases chance of survival. Chance of survival of that species under varying climatic condition. If there is sudden climatic change, in such situation, अगर मान लो कोई क्लाइमेटिक चेंज आ जाएगा, some members of that species will cope up का मतलब है वो बेटर सूटेड है। वो कहेंगे ये जो नई कंडीशन आई, हम तो एसी में रहने वाले, बाहर के टेम्परेचर भी एसी हो गया, अब तो मजा ही आ गई, तो इट इज बेटर सूटेड हो गया ना। तो बेटर सूटेड विद न्यू क्लाइमेट, वो नए क्लाइमेट में बेटर सूटेड होंगे एंड नेचुरली सेलेक्टेड, और नेचर उन्हें सेलेक्ट कर देगा, एडाप्ट हो जाएगा। भाई तुम लोग हमारे साथ अच्छे से रह रहे हो, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हरे रंग के हैं, तो क्या नेचर उन्हें अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि उन्हें कैमोफ्लेज का एडवांटेज देगा, वो छुप सकते हैं पेड़ों में और उनको दूसरे क्रोप नहीं खा पाएंगे, कौवे खा पाएंगे क्या जो हरे कीड़े हैं? तो वो नेचर से ने अडॉप्ट कर लिया है कि तुम हमारे साथ रहो, समझ में आएगी नहीं? और अगर दूसरे कलर के बीटल्स हैं, जैसे नीचे वाला रेड बीटल है, वो तो दिख जाएंगे कौवों को और क्या खा लिए जाएंगे, समझ में आई बात? और जो सबसे नीचे है चौथे नंबर पर लेडी बग, वो बीटल ही है एक तरीके का, तो वो तो खा लिया जाएगा। सर तो अगर बहुत छोटे हैं। छोटे ही हो, लेकिन अगर वो ग्रीन बीटल होता तो क्या उसे छिपने का एडवांटेज ना मिल जाता? तो इस तरीके से मेरे तो इतने ऐसे होते हैं, जितने भी हो कौवे को खाते हैं। तो मेरे कौवे भी खा लेते हैं। अभी देखो विद न्यू क्लाइमेट, तो कुछ मेंबर बेटर सूटेड हो जाएंगे एंड मैनेज टू सर्वाइव, और क्या वो सर्वाइव कर जाएंगे? कोप अप एंड मैनेज टू सर्वाइव व्हाइल others may not cope up with new climatic condition. जो भी न्यू क्लाइमेट है एंड विल डाई, और मारे जाएंगे। बट इन दिस केस द स्पीसीज विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट, क्योंकि उसके कुछ मेंबर जिंदा रह गए हैं। बट इन दिस केस जो स्पीसीज है मैनेज, वो क्या होगी? विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट, क्योंकि सारे मेंबर नहीं मारे गए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सारे मेंबर के न मारे जाने से वो नॉट गेट एक्सटिंक्ट, सो वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज। इफ वेरिएशन टेक्स प्लेस इन, ये भी वेरिएशन होता है इन इंडिविजुअल, then with new sets of chromosome, the new sets of chromosome है ना, या new sets of DNA, it may survive in the habitat, और उसके chances हैं it may not survive in the habitat in which its parents
हैड सर्वाइव, तो उनके पेरेंट्स ने सर्वाइव किया। तो जरा देखें, अब देखो कि however if individual gets the same set of DNA, जो डीएनए उसके पेरेंट्स के में था, गेट्स द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, बोलो तो क्या होगा? आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, देन इट्स चांस ऑफ सर्वाइवल इज बेटर। क्यों इंक्रीज होगा? Increases as its parent continue to survive with same DNA in same habitat, है ना? As its parents continue to survive with same sets of DNA in same habitat, नाउ हैबिटेट कह दो, या इसको आप क्या कह सकते हो? निशी, निशी भी कह सकते हो, उसका मतलब हैबिटेट भी है, निशी या हैबिटेट, है ना? बुक में निशी लिखा है जगह जगह। अच्छा, सेम हैबिटेट इन केस if individual has variation, then it may or may not survive in same habitat. And sometimes may die. तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई कि वेरिएशन स्पीसीज के लिए, किसी जाति के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? बेटा समझ में आई ये बात? तो पूछ लिया करो कहीं अगर पूछना हो, ठीक है कि नहीं? जब पूछोगी तब हमें पता चलेगा क्या लेवल है, तो हम उसके हिसाब से जान पाएंगे, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं बनेगा अगर नहीं पूछो। चलो आगे बढ़ें। अब डीएनए के बारे में बात खत्म। डीएनए समझ गए हो ना, कैसे रेप्लिकेशन होता है, क्यों वेरिएशन होता है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये सब होता है, ठीक है? अब हम सीधे रिप्रोडक्शन पे आते हैं। यही दोनों क्वेश्चन इवोल्यूशन के भी पहले दो क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। Now, let us see that the modes of reproduction. So there are two modes of reproduction. तो कौन कौन से हो सकते हैं? ए सेक्सुअल, और दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexual mode of reproduction. In this, single parent is involved. single parent is involved and no sex cell या germ cell is needed for it. यानी ये जो भी होगा
सच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, इसके द्वारा होता है। माइटोसिस। उनमें जर्म सेल होती ही नहीं है, उनमें कोई रिप्रोडक्टिव गोनाड ही नहीं होता। सो सच ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हैविंग एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Such organisms are not having सर हमको Any- स्कूल में ना स्पाइरोमेगा हमारे पास भी है रिप्रोडक्टिव वो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से रखा हुआ है। सो अभी इट क्लास में इज दिखाना। such organisms are not having any reproductive organs and there is no male and female in such organisms। एसेक्सुअल में जो भी होगा उसमें कोई मेल और फीमेल नहीं होगा, क्योंकि उनमें सेक्स सेल है ही नहीं, तो कौन मेल होगा और कौन। फीमेल होगा। हाँ, पर हम फीमेल ही कंसीडर करते हैं। जो भी करो, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनमें कोई जेंडर का होगा क्या? नहीं। इन दिस केस दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, यानी डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन वन टाइम। बोलो बात समझ में आ गई? दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय Which consists DNA replication and cell division one. takes place by mitosis, that is DNA replication plus cell division। जबकि यहाँ क्या होगा? Both female and male characters evolve. In this, two parents are involved ना? देखने में two parents होते हैं, ठीक है। Two parents, male and female, are involved. Reproduction takes place by germ cell. That is called specialized cell। क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड सेल कहेंगे, ठीक है। और देखो, सो उनमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है। germ cells are formed, so it has involvement of meiosis। स्पेशलाइज्ड सेल बनेंगे किससे? बोलो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो फोकस कर दिया है, जब मेल फीमेल लिखना तो है ही है ना। और बोलो गेमीट्स, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनाड्स का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे क्या? ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि फ्लावर, टेस्टिस, ओवरीज आर प्रेजेंट। ये चीज होगी। सर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को गोनाड्स कहते हैं। हाँ, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड। तो बोलते दोनों को गोनाड ही है। हाँ, और जरा देखो, मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। बोलो बात सही है? मियोसिस, मियोसिस खुशी स्पेलिंग सही है मियोसिस की? takes place meiosis for formation of gametes। gametes को ही जर्म सेल कहेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, जो इसमें होगा, एसेक्सुअल में कई तरीके के हो सकते हैं। क्या फिजन से भी हो सकता है? और फिजन कौन से दो तरीके से होगा?
बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी और मल्टीपल प्लाज्मोडियम में अभी दिखा देंगे। सही है। विजन 1 से 2 का बनना और 1 से कई का बनना। जैसे सुबह देखा था 1 से 2 बन गए थे, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बने तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी। फिजन। और 1 से कई बन जाए दो बनेंगे तो बाइनरी है, तो वो हम देख लेंगे मल्टीपल फिजन। सही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि फिजन से भी इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा किससे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन लिख लो। मैं दूसरा बडिंग लिखता हूँ, जैसा लिखना है बडिंग। तीसरा फ्रेगमेंटेशन। ये बात समझ में आ गई? और क्या है बताइए? रीजनरेशन। और क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से कोई चीज आ जाए, जैसे ब्रायोफिलम है, जमीन में गिर जाता है तो उसके किनारे किनारे से पत्तियां आ जाती हैं, मतलब मार्जिन से ही नहीं आती। आ जाती हैं। जैसे एक घर में आलू रख लो तो क्या उसके जो आइज हैं उससे कुछ निकलने लगता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन आते हैं ना, कहीं जब घर में प्याज रखी हो तो उसमें पत्ते निकलने लगते हैं, तो वेजिटेटिव उसके किसी पार्ट से कुछ निकल जाए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वो सीड तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी निकलने लग गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरीके का है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। समझ आई? तो ये कितने तरीके का बताइए? नेचुरल और दूसरा है जो मनुष्य करे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल 3 तरीके का है, कटिंग, लेयरिंग, एंड ग्राफ्टिंग। ये सब भी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि आर्टिफिशियल कैसे होता है। वेजिटेटिव पार्ट से हो जाए, स्टेम से हो जाए, लीव से हो जाए, रूट से हो जाए, सीड के अलावा किसी से हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। इसके अलावा सीड से तो नॉर्मली होता ही है। सीड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड बनता ही है फ्लावर के अंदर, तो वो वहां पे सेक्सुअल में। सीड जाइगोट है, उसमें पॉलन ग्रेन गिरेगा कार्पेल के अंदर, तब सीड बनेगा। वो सेक्सुअल में आया ना। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बनते हैं। जो ओव्यूल है उस, ठीक है, उसके अंदर ओवम है, ओवम सीड बनेगा और ओव्यूल सीड कोट बनेगा, और उसके ऊपर की जो ओवरी है वो पल्प बन जाएगी। उसमें भी एपिकार्प, मीजोकार्प जो है पल्प होगा मैंगो का, वो सब हम बाद में देख लेंगे। एपिकार्प भी होगा, एंडोकार्प है वो कोट के अंदर ही रहेगा, हम उसको इसमें देखेंगे। लेकिन बोलो फिर भी ये 6 पता चल गए टिश्यू कल्चर को लेके, तो छठा कौन सा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब है कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू, प्लांट का बिल्कुल न्यूली ग्रोइंग काट के ले जाओ डिब्बे में बंद करके और जाके डोनाल्ड ट्रंप को दे दो, बोलो लगाओ पूरे अमेरिका में। भारत से लाए क्राइसेंथीमम, जवाहरलाल नेहरू लाए थे टेरर ऑफ बंगाल, ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए, बोले बड़ा सुंदर है ये झील के ऊपर हरे हरे, और उसने हमारी सारी झीलों का यूट्रोफिकेशन कर दिया। वो सारी जगह जो हरे हरे देखते हो ना, वो जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, हमारी झीलें बड़ी सुंदर हुआ करती थी। अब उसको सफाई करने में ही मिलियंस ऑफ रुपये लग जा रहे हैं। देखा है ना आपने, जल कुम्भी जो होती है पानी के ऊपर, जहाँ देखो उगाती है, जब झील में उगा रही है उसको सफाई कर रहे हैं। तो ऐसे तुम किसी टिश्यू को दे दो किसी को, और उस टिश्यू से क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। मतलब इतना उसने वो कर दिया कि टेरर वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। पहले आप उसको लैब कंडीशन में उससे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाओ, प्लांटलेट्स को फिर साइड पे ले जाके बड़े बड़े प्लांट बनाओ, इस तरीके से पूरे देश में फैला। क्योंकि वो लेकर क्या सोच के लेकर हैं, सोच के क्या लेकर है? बोले बड़ी अच्छी चीज़ है, ले चलते हैं बाद में। मान लिया उन्होंने तो उन्होंने दे भी दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में पढ़ेंगे और साथ में हम किस में पढ़ेंगे? एनिमल्स में। एनिमल्स में भी, इन सब में भी एनिमल्स आ रहे हैं, ऐसा ना सोचें
मान लो जैसे रीजनरेशन है तो मैं स्टार फिश का दिखाऊंगा आपको, फ्रेगमेंटेशन स्नेक फ्रेगमेंटेशन और ये सब भी दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ये सभी चीज़ें होती बहुत प्रिमिटिव, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत हाईली इवॉल्व्ड डाटा देखे थे एविस वो सारे, तो उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ऊंची कैटेगरी का होगा। और शुरुआती वाले में इन्हीं सब में भी काम चल जाता। प्लेन एरिया दिखाऊंगा, 5 हिस्सों में काटो सब बढ़ के प्लेन एरिया होगा। हाइड्रा दिखाऊंगा, सब एनिमल्स में भी दिखाएंगे बहुत सारे आपको, सिलेंट्रेटा का। तो इनमें 2 दिखाएंगे, कौन कौन से बताओ? प्लांट्स एंड कॉम्प्लेक्स ये प्लांट्स वो भी वही प्लांट्स रहेंगे जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। और कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म भी रहेंगे, उनमें छिपे हुए फ्लावर नहीं, लेकिन काम सीड का करते हैं, सीड तो रहती है ना। तो इनमें कौन कौन से देखेंगे प्लांट्स में? जिम्नोस्पर्म भी हैं, लेकिन हम जिम्नोस्पर्म आपकी बुक में है नहीं, छोटा सिलेबस है, 11th में जिम्नोस्पर्म भी आ जाएगा। अभी किसको देखेंगे? सिर्फ फ्लावरिंग, ठीक है। तो प्लांट्स, और इसमें किसको देखेंगे? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है, जिनमें ऑर्गन सिस्टम होगा। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। आप बोलो, बताइए प्रतिज्ञा क्या? लो इन्होंने एक और तारीफ को बताया करो, उनको बता रही हूँ, हमें बताती कहाँ डाल दें इसको। सही है, एक भी लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो, इसको फॉर्मेशन भी हो गया। So this we have seen what are the various modes of reproduction. Now we will come to asexual mode of reproduction. अब बहुत ये सब तो बड़ी जल्दी जल्दी खत्म है, यहीं तो देर लगेगी, ये में 5-5 मिनट लगेगा, मतलब ये आज ही हो जाएगा, इतना तो सब हो जाएगा, इनमें कुछ नहीं, क्योंकि माइटोसिस है ना। चलो ये वाला okay. Now first is that is fission. तो fission क्या चीज है? Asexual reproduction, that is fission. Fission is the process of reproduction in unicellular organisms such as protozoa. So कई चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर आप देखें तो हमारा जो किंगडम है ये 5 किंगडम सिस्टम है। ये कार्लस लिनाउस ने बनाया। तो इन्होंने कार्लस लिनाउस ने 5 किंगडम बनाए, मुख्य किंगडम। इसे हम देख लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या क्या किंगडम सिस्टम बनाए? पहला किंगडम सिस्टम बनाया मोनेरा। मोनेरा का मतलब है प्रोकैरियोट। उसमें इन्होंने इसको रखा हरे वाले को, दैट इज बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस तक वेल डिफाइंड नहीं है और सब खाली पड़ा है, इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया ना कुछ भी तो नहीं है।
राइबोसोम के अलावा कुछ घूम रहा है, ये डॉट डॉट राइबोसोम, वो भी इसलिए कि प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो उसके अलावा कुछ घूम ही नहीं रहा। तो प्रोकैरियोटिक में एक सेल ऑर्गन है, रीडिंग होता है, जो न्यूक्लियस है वो फ्लोटिंग टाइप है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। बोलो बात समझ में आई? तो प्रोकैरियोटिक ये दैट इज फ्लैजिला, इसकी व्हिप लाइक स्ट्रक्चर है, किसी चीज को मुंह में डाल दिया। और इसके अलावा ठीक है, दैट इज, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या बताया पी से, पाइलस। ये क्या है? इससे ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, अब जरा देखो, मोनेरा समझ में आ गया किंगडम पहला, वो पूरा है, बैक्टीरिया भी है। दूसरा देखो प्रोटिस्टा, तो क्या ये यूकैरियोटिक है? प्रोटिस्टा कौन है बताइए? यूकैरियोटिक। तीसरी चीज क्या है? प्रोटिस्टा है, यूकैरियोटिक। तीसरी चीज है ना मोनेरा, प्रोटिस्टा इसी का एक पार्ट है, मतलब इसी का सब डिवीजन कौन सा है? सब डिवीजन इसी में एक बताया गया है, जिसको कि क्या कहते हैं? दैट इज प्रोटोजुआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ, यानी जो जानवरों के माता पिता हैं, हमारे माता पिता। जुआ, जुआ का मतलब एनिमल, और प्रोटो का मतलब सबसे पहले एनिमल को प्रोटोजुआ कहते हैं। सबसे पहले एनिमल कौन है? अमीबा। सबसे पहले एनिमल का मतलब क्या है? अमीबा के भी जो फोर फादर है, अमीबा की कैटेगरी में नहीं आया है, लेकिन इन्हीं से एनिमल माना जाता है, बना है। समझ आई बात कि नहीं? तो जुआ का मतलब क्या है? जू से बना। और प्रो का मतलब बिफोर, तो बिफोर एनिमल। तो ये प्रोटोजुआ एक सब डिवीजन है, इसी में कौन कौन से आते हैं? ना लिखो, ये सीधा प्रोटिस्टा में लिख दो, अमीबा, है ना। बुक में कहीं प्रोटोजुआ बोले तो जान जाना प्रोटिस्टा का ही है। यूनिसेलुलर है, ये कैसा है बताइए? यूनिसेलुलर, एक ही सेल होगा इसमें। और ये भी यूनिसेलुलर है क्या? यूनिसेलुलर, एक ही सेल है। तो इसमें कौन आएगा बताइए? अमीबा। और क्या आएगा? और यूक्लिनम, क्लेमाइडो, माइडो, ये सब आएंगे। ठीक है ना। अब जरा देखें, ये तो प्रोटिस्टा हो गया, इनमें भी हम सेल डिवीजन देते हैं। इनमें कौन सा लगेगा? क्या इनमें भी फिजन लगेगा? अच्छा, इनमें भी फिजन लगेगा, टाइप कौन सा लगेगा? और इसमें भी समझ आ गई बात? यूनिसेलुलर में सिर्फ फिजन लगेगा, माइटोसिस। अच्छा, अब आगे देखो, इसके बाद क्या है? तीसरा है फंगी। क्या मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर, लेकिन खाना नहीं बना सकता। फंगस देखिए ना, मशरूम व्हाइट कलर की होती है, उनके में क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं बना सकता। सेप्रोफाइट है, सड़ी गली चीजों पे उगाता है। ये क्या है? सेप्रोस का मतलब मृत चीजों पे, डेड एंड डिकेइंग। तो ये क्या है बताइए? फंगी है, मल्टी सेलुलर है, नॉन ऑटोट्रोपिक। ये हीट्रोट्रोपिक है, खाना बना पाएगा क्या? और बल्कि कह दो सेप्रोट्रोपिक, मरी चीजों पे जो रहे वो भी हीट्रोट्रोपिक थोड़ी ना। इसे क्या कहेंगे? सेप्रोट्रोपिक। इनमें क्या चीज होगी? फंगी। तो फंगस में भी हम देखेंगे, जैसे ईस्ट है, उसमें बडिंग है। ईस्ट, इसमें एक एग्जांपल किसका है? ईस्ट का एग्जांपल दिया, और उसमें क्या होगा? बडिंग। और भी चीजें हैं, हाइड्रा, वो हम सब आगे देखेंगे। फंगी का देख लिया। तो अगर आपसे फंगी के बारे में या बडिंग के बारे में पूछे तो आप यही बता देना कि फंगी, ईस्ट इज ऑफ किंगडम फंगी विच इज ए सेप्रोफाइटी। ठीक है, एंड इट गिव्स जनरेशन। थोड़ा बताना पड़ता है ना कि क्या है वो चीज जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अब चौथी चीज,
क्या प्लांटे हैं? प्लांट्स। सर 9th में था ना कि इनका नाम प्लांट है। अब प्लांटे हैं, लेकिन अब वो 9th में चैप्टर हटा ही दिया गया। हम्म। चलो, लेकिन अब हमें बताना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाने से पहले नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा, व्यवस्थित होनी चाहिए चीज। प्लांटे में क्या टेक ना लगाओ बेटा, हाथ का टेक ना लगाओ, ठीक है। प्लांटे देखो, प्लांटे क्या चीज है? मल्टी ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन क्या है? ऑटोट्रॉफी। ये खुद खाना बनाता है, तो बोलो ऑटोट्रॉफिक है। तो इसमें क्या होगा? वैसे इसमें बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। मॉस देखिए, जमीन में गुच्छेदार घास होती है, ब्रायोफाइटा, और फिर उसके बाद और भी क्या होगा? टेरिडोफाइटा, ठीक है। और वो जो शुरुआती हैं सो थैलोफाइटा, थैलस की तरह है, उनमें कुछ पता ही नहीं चलता रूट भी है कि नहीं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा छोड़ दो, आगे चलने पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी फ्लावरिंग प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब जैसे होते नहीं जैमिनी, दो बच्चे दिखाए जाते हैं कि किसी किसी की राशि जैमिनी होती है। जेमिनी मतलब जैमिनी, किसी की तुला राशि होती है। मेरी है। हाँ, तुला राशि है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिब्रा, लिब्रा का मतलब तुला होता है कि नहीं। तो उसी तरीके से जैमिनी का मतलब दो नंगे बच्चे दिखाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं जैमिनी। तो उसी से इसका नाम क्या पड़ा है? जेमिनोस्पर्म। यानी जिसका स्पर्म, जिसका सीड के ऊपर कोई पल्प ना हो, उसमें फ्लावर ही नहीं होता। नारियल का पेड़ देखा कभी फ्लावर हुआ है? ऐसे बहुत से फ्लावर है, पेड़ हैं जिनमें सिर्फ बीज बीज हैं और उनमें कभी फ्लावर ही नहीं हुआ और उनमें पल्प भी नहीं हुआ। ऐसा समझो। मैंगो के में भी तो फ्लावर का होता है। मतलब ऐसा है, ये देखो, ऐसा कभी देखा है आपने? ये देखो, क्रिसमस में लगाया जाता है ये सीड। हाँ। सीड ही तो है, इसमें कोई पल्प है क्या? ये वो भी खाते हैं ना, वो क्या देखो नाम है? कितना अच्छा है। हाँ, चिपमंक्स। है कितना? ये रियल है? है ये। ये तो तो ये जिम्नोस्पर्म, इस टूटने वाला है। अब टूटने वाला है, बहुत पुराना है, रखा हुआ है हमारे पास। तो आपको याद तो आ रहा है ना कि ऐसे रहता है, उसमें किसी को गोल्डन कर देते हैं। तो ऐसे तरीके के और भी देखे होंगे आपने ना सीड्स जो हवा में तैरते रहते हैं। सर ये कहाँ से लाए? मतलब कहीं से ना? ये लांबा के यहाँ से, लांबा बेच रहा था क्रिसमस के, मैंने कहा एक हमको भी दे दो। अच्छा, बच्चों हम के। अपने बच्चों को जिम्नोस्पर्म दिखा रहे हैं। देख लिया उसने? अच्छा, मुझे लगा कि कहीं यहाँ पे समझ में आ गई बात? तो है। किस चीज़ से है? यानी प्लांट में हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए? ऑटोट्रोपिक होते हैं और इसकी 5 कैटेगरी हैं। तो हम इसमें एंजियोस्पर्म देखेंगे। 5 कैटेगरी देख लो। पहला क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या है बताइए? ब्रायोफाइटा। फाइटा। और फिर क्या है? फाइटा। फाइटा। फिर टेरिडोफाइटा। फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म भी दिखाया आपको, जैसे कि कैक्टस, ये जो होता है इसका पेड़, क्या कहते हैं? साइकस पाइनस, मतलब वो नारियल के पेड़। पाइन भी तो होता है। हाँ, वही पाइन ट्री, वही है बिल्कुल, पाइन ट्री। अच्छा, कभी फर्न आपने देखी कि नहीं देखी? हाँ, देखा है। फर्न की पत्ती पत्ती होती है। हाँ, वो ऐसे के होते हैं ताकि उससे जो बर्फ जो उस पर पड़ती है वो। हाँ, फर्न होते हैं, उसमें पत्ती पत्ती, उसमें फूल भी नहीं, सीड भी नहीं। अब एक कौन है बताओ? एंजियोस्पर्म। उसमें क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट है, ये एडवांस है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इनमें, दो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बोलो, बात समझ में आई? अब इन सब में तो पता ही नहीं चलता है, रूट सीड ये सब डिस्क्रिमिनेटर नहीं है। माँ से गुच्छा है, पत्थर पे उगाया है, पत्थर पे गुच्छा उगा तो उसमें भला रूट होगा क्या? तो ऐसे है, ये मांस है, गुच्छा। और थैलोफाइटा में लगता तो है कि एक पत्ती उगी है, लेकिन वो सब एक ही चीज है। ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल इसमें रूट सीड है, बट इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। कुछ भी नहीं है उसमें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बस जमीन के अंदर है। दिखने में लगेगा कि बॉडी पार्ट्स हैं, ये सीड है, ये स्टेम है, लेकिन उनके अंदर देखने में वास्तविक कोई अंतर नहीं है।
जैसे अच्छा। वो इमली के पत्ते उगाते हैं। फ्यूनेरिया बहुत छोटा सा होगा, इतना बड़ा, हाँ इतना बहुत इतना ही बड़ा होगा बस, उसी में एक पत्ती निकली होगी, एक जरा सा होगा और बस कुछ नहीं। फ्यूनेरिया हुआ। लेकिन इनके बारे में सोचो, फर्न होते इतने बड़े बड़े, हाँ बहुत बड़ा होता ठीक है, फर्न होते, पत्ती छोटी छोटी सी होती है, ठीक है कि नहीं? है। इतनी तो बहुत सुई जैसे जितनी ऐसे सुई। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं फर्न की, तो ऐसे ऐसे पत्तियां उसमें निकली हुई होंगी, तो ठीक है ऐसे। अब हमारा एक फोन तो डेड हो गया, नहीं तो मैं दिखा देता ऐसे, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? चलो चार्ज पे लगा दो, हो सकता है दिखाई नहीं दे। काम बन जाएगा। चलो अब देखो, इतनी बात हो गई। अब टेरिडोफाइटा, इसमें आपको कुछ बात मालूम है क्या कि जाइलम और फ्लोएम से खाना पानी ऊपर आता जाता है, इतना मालूम है? इनमें जाइलम फ्लोएम होता है, इन सब में नहीं होता है। छोटे छोटे इनमें क्या जाइलम, नो वेस्कुलर बंडल, इनमें वेस्कुलर बंडल ही नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। इसमें क्या चीजें बताइए? वेस्कुलर बंडल। बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या समझते हैं? का जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम, तभी तो इनमें जाइलम फ्लोएम, खाना पानी पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे अंदर भी तो है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, जिससे संवहन हो उसे वेस्कुलर कहते हैं। तो हार्ट along with blood vessels is known as कार्डियो, कार्डिया बोलते हैं ना हार्ट को, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो इनमें जो वेस्कुलर है, वेस्कुलर कौन कर रहा है? क्या जाइलम फ्लोएम? तो वेस्कुलर बंडल है, इसमें वेस्कुलर बंडल है। क्या सीड है इसमें? है, अभी दिखाया। लेकिन क्या सीड कवर्ड है कि नेकेड? नेकेड। तो ये जिम्नो वर्ड है, जिम्नो का मतलब है नेकेड सीड। समझ में आ गई बात? नेकेड सीड्स। लेकिन नेकेड सीड्स होने से भी क्या होगा? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कैसा रिप्रोडक्शन है बताइए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अभी जैसा इन्होंने बताया पाइनस ट्री, साइकस पाइनस, बात समझ में आ गई? अब बाकी फ्लावरिंग प्लांट, मैंगो, गुआवा, बनियान ट्री, नीम, सब में तो फल आते हैं, निमोरी भी आती है ना नीम में, वो सब तो आप जानते ही हैं। और फूल भी उगते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई? तो टेप न लगाइए हाथ में। प्लांटे हो गई बात, क्योंकि ये आराम गाह नहीं है ना, हियर वी आर नॉट फॉर कंफर्ट, हियर फॉर रीडिंग है। तो उससे सीधा 4 ब्रेन की 50% कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब क्योंकि सुबह से भी हम आपसे पूछें, सेटिस्फैक्टरी अभी आंसर नहीं मिला है, हम देख सकते हैं कि वो फुल कैपेसिटी पे कितना आंसर देती है। तो अब जरा देखें, प्लांटे समझ में आ गया? अब तीसरी चीज, या फिर किसी को भाई सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, पकड़ के बैठ जाए, दिक्कत वो आता है, मेडिकल प्रॉब्लम का तो नहीं हो सकता। अब पांचवा कौन सा है बताओ? दैट इज, पांचवा एनिमेलिया है क्या? अच्छा, एनिमेलिया में भी 10 हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, वो 10 कॉलम यहाँ है, देख लो, 5 इधर 5 उधर। आर्थ्रोपोडा, तो ये 9th क्लास के लिए ही है ये पढ़ा, तो वो 10th क्लास। समझ आई बात कि नहीं? सही है। और वो वही तो है सर। मतलब अब जैसे इन्होंने 9 गिना, हमें 5 इधर और 5 इधर, कहाँ होंगे? लोग भी एक में 2 रखे होंगे, किसी में 2 रखे हैं, पीपिया अनीमा जो ऐसे है ना किसी तो 2 एक में डाल दिए। चलो कोई बात नहीं। तो हम एनिमेलिया में बहुत हायर वाले को देखेंगे, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? आप मुझे 5 किंगडम के नाम बता दो, बहुत जल्दी हो। बोलो बोलो। प्रोटिस्टा सही है। मोनेरा का एक एग्जाम्पल बताओ। हाँ। और प्रोटिस्टा
एक एग्जाम्पल बताओ। नो, बोलो 5 किंगडम सबके एक एग्जाम्पल। Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia और Monera से एग्जाम्पल कहाँ से एग्जाम्पल? उसमें होगा प्रोटिस्टा में फंगाई में ईस्ट और प्लांटे में ठीक है, प्लांटे छोड़, प्लांटे में मैं आपको बताना है। हाँ, हाँ, बोलो। और मोनेरा में चलो फिर आनंदिता। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। एनिमेलिया हो गए। मोनेरा का एग्जाम्पल बताओ। मोनेरा का बैक्टीरिया और फिर प्रोटिस्टा का अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, मतलब जो भी प्रोटोजोआ होते हैं वो, ठीक है। फिर फंगाई का ईस्ट, प्लांटे का मैंगो, फर्न, मॉस और एनिमलिया का ह्यूमन। ठीक है, जब इतना ही जानती हो तो प्लांटे के पांचों वो आप डिवीजन बताओ। कुछ तो बताओगी। बायोफाइटा, सही बोला? बायोफाइटा, क्या बोला? प्लांटे के पांचों डिवीजन। जिम्नोस्पर्म और बोलो पांचों। और बोलो। बायोफाइटा, थाइरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है माइनस। मुझे 7 तरीके के सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ। और टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 टाइप बता दो। आर्टिफिशियल के 3 टाइप बता। ग्राफ्टिंग। फिजन के 2 टाइप बता। अच्छी बात। अब इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया है, आप समझ में आ गए? 5 किंगडम समझ में आ गया, ठीक है, और प्लांटर इन सब के बारे में समझ में। अब हम इनके बारे में कुछ समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं, कि कौन सा वो होता है। नाउ सबसे पहले हम किस में आते हैं? फिजन। थैलोफाइटा में फ्यूनेरिया। अब जरा देखो फिजन क्या है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। क्या यही दोनों यूनिसेलुलर है? बोलो। अब बाकी ये 3 कैसे हैं? मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये हेट्रोट्रोप है क्या? ये अपना खाना नहीं बना सकते क्या? अच्छा, इन दोनों में क्या सेल वॉल होती है? बोलो। सेल वॉल होगी फंगी में। कैसे पता है आपको सेल वॉल होती है? कहीं क्या मशरूम को तोड़ोगे तो फट से टूट जाता है क्या? सेल वॉल है। खीरे को तोड़ोगे तो कुकुम्बर टूट जाएगा क्या? सेल वॉल। लौकी को तोड़ के देखो, टूट जाएगा। और ये मॉडल नहीं टूट रहा है नहीं, कुछ टूट ही नहीं रहा ना मॉडल। तो एनिमेलिया में नहीं है ना सेल वॉल, नहीं तो टूट जाता है इतनी देर में। और लेकिन लौकी को करो टूट जाता है। तो जिसमें सेल वॉल होगी वो टूटेगा, और सेल वॉल नहीं होगी तो इसमें दोनों में सेल वॉल है और इसमें नहीं। यही टोपिक। बोलो, बात समझ में आ गई सारी? अब हम बात किसकी करें? विजन की सर करें? पर हड्डी को ऐसे करो तो वो तो टूट जाएगी। अब देखो पॉइंट पकड़ गया कि हड्डी में कुछ बात जरूर है ना। हमें वो बॉडी स्ट्रक्चर देती होगी तभी तो उसका नाम हड्डी पड़ा था।
अब आगे बढ़े। वो क्या था वो किंगडम फाइलम क्लैन ऑर्डर ये सब। अच्छा, केपी कॉफ अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। सर ठीक है। सिस्टम को क्या कहते हैं आपने हाँ? बताया, सिस्टम को क्या कहते हैं? दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ही कार्ल लिनॉस है, वो इसके टैक्सोनॉमी के जनक कहे जाते हैं, फादर। उन्होंने ये बनाया 5 किंगडम सिस्टम और सबको सबने रखा। ठीक है, ये 5 किंगडम हुए ना, मैं थोड़ा सा बस बता देना फिर आगे बढ़ जाऊंगा। किंगडम, किंगडम कितने हैं? 5 किंगडम है, और हर किंगडम में भी डिवीजन होंगे क्या? तो फाइलम एनिमल के लिए डोरियस और करके है, वो डिवी- plant के लिए। जन। तो ये जो डिवीजन है ये प्लांट्स में होते हैं, और फाइलम किस में होता है? एनिमल्स। तो एनिमल में 10 फाइलम है, 10 फाइलम, और प्लांट्स में कितने डिवीजन है? बोलो, बात समझ में आ गई? तो के पी कॉफ क्लास आएगी क्या? ऑर्डर फाइलम के अंदर में क्या आएगी? क्लास। क्लास के अंदर में क्या आएगी? ऑर्डर। और फिर उसके अंदर में फैमिली, और फिर क्या होगा? जीनस जीनस, और फिर स्पीसीज। यानी जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम है, 3 4 5, ये किंगडम है, और ये यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? किंगडम। 5 किंगडम आ गए, 1 2 3 4 5। फिर किसी एक किंगडम को पकड़ो और उसके ये कर लो, तो ये जो 2 बन गए, ये क्या बनी? बोलो। जैसे दूसरे में ही पकड़ लो, तो इसके 2 बने। 2 कौन कौन से बने? एक उनमें से बोलो, हमने क्या दिखाया था प्रोटिस्टा के? प्रोटोजोआ। बोलो क्या दिखाया था यहाँ पे? प्रोटोजुआ, और एक मेटाजुआ। बड़े बड़े, बड़े हो तो मेटाजुआ, छोटे हो तो प्रोटोजुआ। समझ आई बात कि नहीं? तो ये क्या हुए? किंगडम के अंदर में क्या है? केपी कॉफ, जीएस। फाइलम आए कि नहीं? फाइलम। क्या इसी को खुशी टेक्सास बोल रही है? खुशी ने बताया सर सारे टेक्सा बताओ, और सबसे हाईएस्ट टेक्सा कौन है और सबसे लोवेस्ट टेक्सा कौन है? तो उन्होंने बताया कि किंगडम सबसे हाईएस्ट टेक्सा है, और उसके अंदर में 2 कौन आगे बताओ? फाइलम हो सकते हैं, और उसके अंदर में कौन आ गए? फिर और केपी, इनके अंदर में कोई क्लास आ जाएगी, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर में भी क्लास आती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लास। बायोलॉजी के उसमें देखेंगे तो फिर दिखा देंगे। फिर क्लास के अंदर में क्या आता है? बोलो। ऑर्डर, और फिर क्या आएगा? फैमिली, और फिर जीनस, एंड देन स्पीसीज। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो हमारे पास 2 चीजें हैं। कौन कौन से हैं? एक टोड है और एक है मेंढक। तो मेंढक का नाम है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना जो स्मूथ होता है, और एक टोड है वो राना कैटरीना है। टोड का क्या नाम आया? और दोनों में जीनस क्या है? राना। उसके लिए नहीं, वो दूसरे का नाम। समझ? चलो हाँ, हाँ ठीक, तो ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं? तो स्पीसीज बोलो 1 2 3 4 5। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम डिवीजन करते जाएंगे तो क्या आएगा? और ऑर्डर के अंदर में ये आएगा, फिर इसके आगे जाएंगे तो क्या आएगा, और फिर इसके अंदर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो, समझ में आ गई बात? यानी फर्दर डिवीजन होते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली हम कहाँ पर पहुँचेंगे? एक डिवीजन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक जो भी है 7 लाख ऑर्गेनिज्म तो हम जान ही चुके हैं। उनको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, बिना टैक्सोनॉमी के तो नहीं कर सकते ना। तो टैक्सोनॉमी सिस्टम एडॉप्ट किया गया कि हम ये जान लें कि उसका केपी कॉफ और जीएस क्या है, तो हम उसके बारे में 50 प्रॉपर्टी तो ऐसे ही जान सकते हैं। ये बात है कि नहीं? किसी के बारे में उसका जीनस क्या है, उसका ये क्या है, तो उसमें प्रॉपर्टी फिक्स है, तो हम उससे जान लें। वो बात समझ में आ गई?
तो अलग अलग में आते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं जो है फिजन। ये सिलेबस का नहीं है, सिलेबस का है बट ये 9th के सिलेबस का है। मतलब हमारे का नहीं है ना। नहीं, आपका नहीं है क्योंकि जैसे कहीं क्लास आ जाए इसकी क्लास क्या है, तो बस आप जान लेना कि एक टैक्सोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर जो 9th में था, हाँ था अच्छा। 9th में तो आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा, नहीं भी पढ़ा, लेकिन ये एक सिस्टम था कि इस तरीके से हम केपी कॉफ जीएस से डिसाइड कर सकते हैं। बट अब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हम कभी रिफर तो करा ही सकते हैं ना कि इसकी क्लास ये है, मान लो कहीं कहीं आ गया तो आपको मालूम है ना कि हाईएस्ट टेक्सा किंगडम और लोवेस्ट टेक्सा कौन है, स्पीसीज। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो किसी भी चीज में डिवीजन तो होता ही है कि नहीं? तो हम लोग स्पीसीज हैं और विद इन वन स्पीसीज लोग मेटिंग करते हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज के लोग अगर मेटिंग करेंगे तो उससे अगर बच्चा पैदा भी होगा तो फिर वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो नॉन विएबल है। जैसे कि घोड़े और गधे में अगर मेटिंग की जाए तो म्यूल पैदा होता है, खच्चर, और खच्चर आपस में मेटिंग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों स्पीसीज हुई। उनसे जो डीएनए पैदा होगा वो म्यूटेटेड है, उससे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। तो जैसे वो टाइगर और लायन का लाइगर, हाँ, तो वो फिर नहीं बच्चे पैदा कर पाए, इसीलिए वो डिफरेंट स्पीसीज हुई। जो विएबल बच्चे पैदा करें, ऐसे बच्चे पैदा करें जो उपजाऊ हों, तो फिर स्पीसीज है। अब आप समझ गए ना विद इन स्पीसीज। तो ये क्या लोवेस्ट टेक्सा है, और इसे क्या कहोगे? इसे लोवेस्ट टेक्सा, और इसे क्या लिखेंगे? हाईएस्ट टेक्सा। चलो अब थोड़ी सी बात और समझ में आ गई। अब मैं फिजन पे आऊँ, फिजन पर आ जाते हैं। व्हाट इज फिजन? सर ये कुछ भी फ्यूजन का नहीं था। विजन का कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है ना। अब एनिमल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक्सटेंसिव स्टडी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बता दिया जो जरूरी है। तो फ्रेमवर्क बता देने से ठीक है। विजन देखो, इसमें सब वर्ड यूज होंगे। सो फिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजन इज the process of reproduction in unicellular organism. In unicellular organism, जैसे किसमें? लाइक प्रोटोजोआ। लाइक प्रोटोजोआ मेटा जो आपको बताया कि नहीं, तो बहुत छोटे छोटे एनिमल, दैट इज अमीबा। यूग्लिना और फ्लेमाइडोमोनास इन सब में होता है। ठीक है, फ्लेमाइडो, हमें इसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज सर सही है, सही है। अब देखो फिजन में ये मोड है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन में टू टाइप्स हैं। पहला कौन सा है? बाइनरी फिजन। ठीक है। सो वन मदर सेल इसमें क्या करती है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। Parent organism split to form two new organism। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसका किसी तरीके का एक स्ट्रक्चर है, बाकी और भी थोड़े बहुत इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस है। तो अमीबा में क्या चीज होगी बताइए? न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस तरीके से, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये इनमें भी कुछ इस तरीके का शेप बनने लगेगा, और फिर हाँ फरो बन जाएगा, और फिर ये दो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर ये इनमें और ज्यादा बिल्कुल ऐसा होने लगेगा कि अब डिवाइड होने लगेगा। और फिर क्या होगा? दो अलग अलग साइटोकिनेसिस हो जाएगा।
ये चीज हो गई, पहले कैरियोकिनेसिस और फिर साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस। फिर इसके बाद इनमें जब एक बार न्यूक्लियस अलग अलग हो गए ना, तो फिर से ये माइटोकॉन्ड्रिया तो बना ही लेंगे सब, इसके पास कोड है तो सब कुछ बन जाएगा। पहले खा लेते हैं सब कुछ, सारे माइटोकॉन्ड्रिया इनगल्फ कर लेते हैं, बाद में बना। तो ये चीज क्या है, क्या बाइनरी फिजन इन अमीबा? दिस इज बाइनरी फिजन इन अमीबा, ऐसा होता है। अब चलो देखें कि ऐसे कईयों में होता है, ठीक है। फोटो लेना छोड़ दिया। हैं? फोटो लेना छोड़ दिया। फोटो किसी में से लेते हैं। तो सेकंड क्या है, मल्टीपल फिजन। ऐसा और किसमें किसमें होता है? अदर एग्जांपल्स क्या है? लीशमेनिया, लीशमेनिया का भी दिखा दूंगा। सो दैट इज लीशमेनिया। अच्छा, लीशमेनिया, पैरामीशियम। तो ठीक है, ये हमारे अंदर लीशमेनिया क्या करता है? इट इज काला आजार। काला आजार होता है जो स्लीपिंग सिकनेस, मतलब बहुत वो हो जाता है, दाने, मम्स टाइप दाने आ जाते हैं ना जाके चेहरे पे, फीवर होता है, काला आजार वो चीज़ है। तो लीशमेनिया क्या करता है अभी हम दिखा देते हैं। लीशमेनिया का जो सिम्टम है वो काला आजार एक रोग है, और लीशमेनिया है वो भी रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस ऐसे ही करता है। अब जरा देखो कि और पैरामीशियम भी ऐसे रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा क्या है कि अमीबा तो कर ही रहा है, और कौन सा है? यूक्लिना, और ये सारे हैं लीशमेनिया पे और अमीबा। अब जरा देखो, वीडियो में तो दिखाएंगे, फिर भी ऐसे भी दिखाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये अमीबा में जैसे मैंने बताया ऐसे पैरामीशियम। देखो अमीबा ऐसा होता है एक्चुअल, जो भी हम टीपी मिलेंगे दो पार्ट होता है यहाँ से। पैरामीशियम ऐसे टूटे, ये रियल है। हाँ रियल है, ठीक है। और इसके अलावा ये लीशमेनिया है। ये होते किस कलर के एक्चुअल में? बिल्कुल अभी आपको दिखाने। नहीं, ये तो स्टेन होते हैं ना, पर Stained होते हैं। एक्चुअल में कौन सा होता है? एक्चुअली में अगर किसी में क्लोरोफिल है तो ग्रीन होंगे थोड़ा सा। कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद अपना खाना बना सकें, ठीक है। वैसे तो जो यूकैरियोटिक होते हैं वो कोई भी अपना खाना नहीं बनाते, वो हिट्रोट्रोपिक ही होते हैं। जबकि प्रोटोजोआ इन सबको ये सुविधा है कि हरे हो सके, यानी जो मोनेरा हैं वो खाना बना भी सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, नील हरित शैवाल, वो खाना बना भी सकते हैं। कोई कोई नहीं बना सकते, आना पीना नहीं बना सकते। ऑटोट्रोपिक भी पाए जाते हैं, इंट्रोट्रोपिक। तो आप समझ गए पैरामीशियम, ये देखिए, ठीक है, समझ में आया ये बात? ये देख रहे हो, ये देखो, ये लीशमेनिया है, ओके। नाउ वी विल सी द, हम देखेंगे कि नाउ अब देखो कि ओके, चलो नाउ देवांशी एक बार आपको और रिकनेक्ट करते हैं। चलो थोड़ा वीडियो से दिखा दें, इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सर आप वो उसका भी दिखाइए।
हम सब दिखा देंगे। अब देखो okay. Now इसको भी देखना चाहिए। Okay. Now you also see the same. यार वीडियो उससे लानी होता है, Hmm? वीडियो का उससे क्यों लानी? वो क्योंकि हिल जाता था तो उसमें कोई दिक्कत होती है। ठीक है, आप इसे मैग्नीफाई कर लेना। ओके, नाउ प्रोटोजोआ फ्लोटिंग इन dirty water. अब ये सब देखो तो इसमें पता चलेगा Help speed sensitivity pass. Sensodyne rapid relief. ये हमने देखा इसमें बहुत डर्टी वाटर है। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इसमें और माइक्रोस्कोपिक देखो, बड़ा करके देखा तो आपको इसमें जो ये छितरे छितरे दिख रहे हैं ये अमीबा हैं, और ये जो शू टाइप छोटे छोटे हैं ना, ये शू जैसे गोल जो गोल, घूम रहा है, हाँ ये पैरामीशियम है। और ये बड़े वाले क्या है बताओ? अमीबा। अमीबा। सर वो जो वो है कचड़ा जैसा, ये जो सबसे बड़ा है वो अमीबा होगा, और ये देखो पैरामीशियम है जो चल रहा है। अमीबा मूव नहीं करता क्या? है ये पैरामीशियम है छोटे छोटे, ठीक है। और छोटे जो है वो क्लेमाइडोमोनास है। ये देखो ये क्लेमाइडोमोनास है। इसके आगे छोटे छोटे वो देख रहे हैं आपको, दैट इज सीलिया। सीलिया से ये किसी चीज को खा भी सकता है। सो अब देखिए और आगे देखें, बड़ा करके दिखाए तो मैं बताऊं। देखो ये प्रोटोजोआ सेल डिवाइड हो रहा है क्या, और क्या ये नया सेल बना रहा है? 1 से 2, ठीक है। 400 टाइम्स मैग्निफिकेशन। ओके, बैक्टीरिया में भी ऐसा ही डिवीजन होगा। सर 400 टाइम्स करके हाँ, सो बैक्टीरिया में भी सेल डिवीजन ही दिखाएंगे। कितने सारे बैक्टीरिया एक साथ? हम दिखा रहे हैं कि मतलब एक बैक्टीरिया से ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, हो सकता है ये और मैग्नीफाई करे अभी। 1000 टाइम्स करके भी इतना सारा बैक्टीरिया? 1000 करने पे इतना है, लेकिन और अभी करेगा। तो जो बैक्टीरिया है उसका डिवीजन दिखाएगा, हम अलग से आपको दिखाएंगे। नहीं करेगा तो हम दिखाएंगे, लेकिन ये कर नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि ये डिवीजन इन बैक्टीरिया देखो, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। कोई अच्छी इमेज देखें, पता चले जो रियल भी हो। सो एक ये भी देखो, ये बड़ी अच्छी है। देखो टाइम लैप्स के साथ दिखाई गई। ये देखो डिवीजन दिखा रहा है, 1 घंटे में इतने हो पाए, बीच बीच में टूट जा रहा है, देख रहे हो। और एक घंटा 20 मिनट, कितना देर लगता है? 1 घंटा 20 मिनट ये दही जम रही है। दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस का मतलब सिलेंड्रिकल, और लैक्टोज का मतलब दूध। वो साइड वाला तो मोटा है, वो क्यों नहीं टूट रहा?
सब टूट रहे हैं, हमने ऐसा टूटा। टूट जाएंगे सारे, तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब जरा देखो कि ये तो हमने देख लिया कि सेल डिवीजन होता होगा बैक्टीरिया में। अब देखें तो ये मतलब फिर भी इन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं है कि सेल डिवीजन। हम आपको दिखाएंगे अमीबा का, कि अमीबा में किस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ सामने सो बैक्टीरियल सेल डिवीजन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ चीज़ें ये दिखा रहे हैं, इस चीज़ को भी देख लें 2 मिनट का। मेरा मस्ती का है। They are teeny tiny things which can take over ये दिख रहा कैसे हो रहा है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हो रहा है ना। मतलब इतने से तो सारा हाँ वो बढ़ते जा रहा है, बड़ी तेजी से होते जा रहे हैं। नाउ वी विल सी। अब एक अच्छी मजेदार चीज देखो, दैट इज अमीबा ईटिंग पैरामीशियम। सर ये दिखाया था आपने। चलो फिर से देखो कि ये सबसे ये है। एक पैरामीशियम आ गया इसके पास बहुत सारे, तो क्या ये स्यूडोपोडिया उसके ऊपर घेर लेगा? ये नई चाल चल रहा है इसको घेरने। अब घेर के फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के, अब डाइजेस्टिव एंजाइम से ये फूड रेक्यूल बन गया। अब ये नहीं जा पाएगा, अब ये फंस गया है। अब इसमें एंजाइम डाल के इसको खा इसी लेगा। में मिल जाएगा। अब तुम समझ गए कि पैरामीशियम कितना छोटा होता होगा, और इससे छोटा यूग्लिना, वो और उससे छोटा पहला क्लेमाइडोमोनास। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा ये तो आपने देख लिया। बैक्टीरिया तो और भी छोटा चलो है ना सर, बैक्टीरिया और भी छोटा है। ये बात आपने देख aiding ली। in digestion अब in हम amoeba. देखेंगे कुछ चीजों से आपका परिचय करा दें। नाउ क्लेमाइडोमोनास, ये देख लो कितने सुंदर होते हैं। और क्या, ये देखो ये भी दिखाया। एक बार देख लो, क्योंकि हमें पढ़ना है ना, तो फिर एक बार देख लो, फिर हम इनके रिवीजन देखेंगे। ये इस तरीके से बहुत छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। और ये भी, इनमें भी फ्लैजेला होता है, बहुत छोटा छोटा है, गोल गोल है। हाँ अब ये क्लियर कर देगा। तो अब देखो डाई फ्लैजेलेट कर रहे हैं क्या? 2 फ्लैजेलेट का नहीं दिख रहा है। दिख रहा हो तो किस कभी कभी दिख भी जा रहा है, सही तरीके से दिखाएंगे। अच्छा हो सकता है दिखा दे, बहुत बड़ा करें। वो व्हीप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और 2 फ्लैजिला है। नहीं दिख रहा है, 2 व्हीप है आगे, दिख रहे हैं? 2 हैं, व्हाइट कलर की है ना? तो क्लेमाइडोमोनास आपने देख लिया, पैरामीशियम भी आप देख लें। सो एक एक चीज आप देख लेंगे, दैट इज सेल डिवीजन इन अमीबा। फिर छोड़ दोगे ना सर? हाँ और क्या, और आपने कहा स्पैरो कायरा दिखाओ। सब दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप देख लो सेल डिवीजन इन अमीबा में बाइनरी फिश। All your favorite dishes and up to 60% of everything is there. 2-3 मिनट में छोड़ दें, 2-3 मिनट। सर और स्पैरो कायरा भी दिखाओ। स्पाइरो वायरो दिखा देते हैं। ये देखो दिख रहा है आपको बाइनरी फिश। एक अमीबा है, ये देखो धीरे धीरे ये 2 टूट गया कि नहीं? ये सही, ये बेहतर डायग्राम नहीं है, बस दिखा रहा है, लेकिन आप ये एंटिसिपेट कर लो कि जैसे हमने बताया ना ये रियल है। तो ये धीरे धीरे उनमें क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो अमीबा हो गया। ये देखो इस तरीके से आपने ये देख लिया। अब पैरामीशियम का देखो ये कैसे टूट रहा है, दिख रहा? सर ये तो 2 है। 2 नहीं, एक ही है, अभी बस वो बस जुड़े हैं। अब उनकी साइटोकिनेसिस होनी है, कैरियोकिनेसिस हो गई है। सर ये कुछ आवाज भी करते हैं क्या? ये बस
स्पाइरोगाइरा। सर आप लगा कर रियल में दिखाओ। स्पाइरोगाइरा इन वाटर। सर ये तो मैं घर में भी देख लूं। अब कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, आपको बहुत सर माइक्रोस्कोप में देखना है। दिखा दूंगा। एक ये थोड़ा सा देख लें। फिर इसके बाद ये देखो। पानी में ये स्पाइरोगाइरा निकालेगा। ये है, देखो ये असली चीज क्या चाहिए? है। स्पाइरोगाइरा दिखा दें आपको होता क्या है। सर ये अलगे है। This is a filamentous ये स्पाइरोगाइरा है। feels this way. देखो ये हाथ में जो इसने उठाया यही है स्पाइरोगाइरा। सर नहीं है। वो दिखाएंगे, ये देखा आपने कि नहीं? आपको समय का उपयोग करना है। ये हाथ से उठा लिया ना उसने, जैसे स्पाइरोगाइरा। सर ये थोड़ा ना होता है। यही ये तो है अलगे है। स्पाइरोगाइरा। ये अलगे नहीं है। वो जो लच्छे डाल रही है सब स्पाइरोगाइरा। तो अलगे बोलते हैं इसको। ये देखो, दैट इज अलगे कॉर्नर है, बट वो स्पाइरोगाइरा नहीं आता है। दिखा है कि नहीं? होता है। आपका टाइम हो गया। और ये सब सर दिखा दो ना माइक्रोस्कोप में दिखा दो। ये रखा हुआ है हमारे पास स्पाइरोगाइरा, छोटी सी बोतल में, उसको माइक्रोस्कोप से करना पड़ेगा। दिखा दो सर। कोई ना दिखा दो सर। ओके, थैंक यू देवांशी। ऐसे एक एक करके सर तो करेंगे। अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया, तब दिखा दो। क्यों दिखा?